हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रश्नानी क्लासेस में। मैं अमरजीत आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रहा हूं और इस सेशन में हम लोग एनसीईटी आईटीबी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए लाया जा रहा है जो खोज कर रहे हैं कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य के प्रीवियस ईयर पेपर 2025 और 2025 में आपको बता दें कि 2 सेट में एग्जामिनेशन कराया गया था। तो ये जो आपका पेपर सॉल्व कराया जा रहा है ये शिफ्ट 1 का सेट 1 आपका यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। एक और वीडियो के द्वारा हम लोग शिफ्ट 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर की अपने इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जुड़िए क्योंकि यहाँ से जुड़ने पे आपको बहुत सारा फायदा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 2026 एनसीईटी 2026 की और सीयूटी 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल ऐप प्रश्नानी क्लासेस को डाउनलोड करिए जहाँ पे आप हमारे क्लासेस को जो भी हमारे कोर्सेस हैं उनका एक्सेस आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे यूट्यूब पर जो भी क्लासेस कराए जाएंगे उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और हेल्पलाइन नंबर हमारा दिया गया ये है 7309733765। इस पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं एनसीईटी से रिलेटेड या फिर सीयूटी से रिलेटेड। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर है इसका पेपर पैटर्न क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर का जो पेपर पैटर्न है इसमें आपके 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 23 क्वेश्चन में से अगर हम बात करते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाता है। ओवरऑल जो अगर बात करते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर का जो पेपर होता है वह 100 नंबर का होता है यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। आप कोशिश करिए कि इतना अच्छा आप अपनी तैयारी कर सके कि आप जो है यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर नहीं होता बल्कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा 80 मार्क्स का। तो आप कोशिश करिए कि आप इस प्रकार से तैयारी कर सकें कि आप 80 में से 80 अपने मार्क्स को गेन कर सकें। आया बात समझ में? तो ये आपका 100 नहीं बल्कि 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं तो जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अपठित गद्यांश से। ध्यान रखिएगा, अपठित गद्यांश से आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आई होप आपको सारी चीजें विजिबल होंगी और दिख रही होंगी। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। इन पर आधारित आपके कुल जो है प्रश्न 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। क्या कह रहा है गद्यांश, क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, यानी कि विज्ञान का जो अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष ज्ञान। यानी कि विशेष ज्ञान अगर आपके पास है तो वही आपका विज्ञान कहलाता है। इस गद्यांश के अनुसार अगर कहें तो मनुष्य ने अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए हैं वे सब विज्ञान की ही देन है। कहते हैं कि आवश्यकता ही विज्ञान की जननी होती है। तो यहाँ पर क्या है आपका कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो नए नए आविष्कार किए वे सब विज्ञान की देन है। तो जो भी हम अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर आवश्यकता है तभी यहाँ पे आविष्कार हो रहे हैं और ये जो आविष्कार हो रहे हैं ये किसकी देन है, ये विज्ञान की देन है। किसकी देन है, विज्ञान की देन है। आज का जो युग है, वर्तमान समय में आप जो देखेंगे जो इस समय का दौर चल रहा है 2025 2026 जो इस समय चल रहा है, ये जो युग चल रहा है ये युग आपका विज्ञान का युग है। क्या है, विज्ञान का युग है। क्यों विज्ञान का युग है, क्योंकि इस समय एआई का यूज आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही बड़ी मात्रा में एआई का यूज आपको देखने को मिल रहा है। विज्ञान के अनगिनत आविष्कारों के कारण मनुष्य का जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। बिल्कुल हो चुका है। पहले जहां पे अगर हमको हवा नहीं मिलती थी तो अब विज्ञान की देन है कि हमको पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, तो विज्ञान की देन है। पहले हम अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाते थे, अब हम मोबाइल फोन के द्वारा उनसे बात कर पाते हैं। पहले हमारा चिट्ठी जो है 1 महीने 2 महीने में पहुंचा था, अब हम सोच रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और मैसेज उनके पास पहुंच जा रहा है। तो ये विज्ञान की ही तो देन आपकी यहां पर लग रही है।
तो कह रहा है कि मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट की फैसिलिटी हो गई, ईमेल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब के सब जो हैं वह मनुष्य की जिंदगी को बदल कर रख दिए हैं। मनुष्य का जो जिंदगी है इसको बिल्कुल ही बदल करके विज्ञान ने रख दिया है। और जितनी जल्दी वह सोच सकता है, यानी कि मनुष्य जितनी जल्दी सोच सकता है, उतनी देरी में ही वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जो चीज सोच रहा है उसको मैसेज भी कर सकता है, उससे बातें कर सकता है, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में हो, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर दक्षिण भारत में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो, वह मैसेज को कर सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर विज्ञान के बारे में ही बात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, किसके बारे में? विज्ञान के बारे में ही बात किया जा रहा है, सारा चीजें यहां पर। आगे बात करते हैं, फिर कह रहा है कि यातायात के जो साधन हैं इनको आज यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। जैसे पहले होता था कि पहले बैलगाड़ी के द्वारा हम लोग यात्रा करते थे, लेकिन अब जो है ट्रेन हो चुका है, बुलेट ट्रेन आ चुका है, हवाई जहाज आ चुका है। तो ये सब विज्ञान की ही देन है, जिसके कारण आज जो है इतनी सुविधाएं हो रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि पहले क्या होता था कि आज महीनों की यात्रा दिनों में हो जाती है। आज जो है महीनों की जो यात्रा पहले के महीनों में हम यात्रा करते थे वह दिनों में करते हैं। अब जो दिनों की यात्रा हम पहले करते थे, अब वह मात्र हम कुछ ही दिनों में वह यात्रा चंद घंटों में पूरी कर लेते हैं। ठीक है, और द्रुत गति का मतलब क्या होता है? तेज गति। द्रुत गति का मतलब होता है तेज गति। तो ये ध्यान रखिएगा, द्रुत गति किसे कहते हैं? जो तेज गति होता है। ठीक है, क्या होता है? तेज गति। तो तेज गति यात्रा करने के लिए हमारे पास ट्रेनें हो चुकी हैं, बुलेट ट्रेन हो चुका है, मेट्रो ट्रेन हो चुका है, हवाई जहाज हो चुका है। ये सब यातायात के क्या है? साधन के रूप में काम किए जा रहे हैं। ठीक है, दिन ब दिन इनकी गति और उपलब्धता में और भी सुधार हो रहा है। यानी कि जो पहले ट्रेन होता था, सुपर फास्ट ट्रेन होता था, अब बिल्कुल वो फास्ट ट्रेन हो चुकी है। जो पैसेंजर मतलब बहुत ही स्लो गाड़ियां होती थी, अब वो और भी स्पीड वाली गाड़ियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। फिर कह रहा है कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे लिए बहुत ही सुविधाएं जुटाई हैं। आज कई असाध्य बीमारियों का इलाज मामूली गोलियों से हो जाता है। कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों के लिए चिकित्सक और चिकित्सा विशेषज्ञ लगातार प्रयासरत रहते हैं। जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि पहले अगर किसी को हो जाती तो वो मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज के समय में विज्ञान की ही देन है कि अगर किसी को कैंसर हो जा रहा है तो फिर से जीवित लौट आ रहा है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपके पास युवराज सिंह है, जो कि क्रिकेटर हैं। वो कैंसर से पीड़ित थे और वो कैंसर से फिर से वापस आए हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के द्वारा ही उनका इलाज किया गया और फिर से अपनी एक नई जिंदगी उनको प्राप्त हुई। फिर कह रहा है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हम कोई सिक्का ले रहे हैं तो उसका हेड और टेल दोनों होता है। ठीक है, तो इन आविष्कारों के लाभ और हानि दोनों होते हैं। यानी कि अगर विज्ञान है, विज्ञान कोई आविष्कार कर रहा है तो इसका लाभ भी होगा, इसका हानि भी होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने मूवी देखा होगा रोबोट मूवी देखा होगा। तो कैसे रोबोट में क्या होता है कि वो रोबोट तो बना देता है, लेकिन रोबोट फिर अपने अंदर उसके अंदर चीजें अपने चीजों को करने लगता है। तो रोबोट जब तक उसके कंट्रोल में था तब तक उस चीजें सही थी, लेकिन वही रोबोट क्या हुआ, बाद में विनाशकारी सिद्ध होने लगा। तो कि हर आविष्कार का जो है क्या होता है, दो पहलू होते हैं, एक लाभ होता है उसका और एक हानि भी होता है। तो दोनों के लिए आपको तैयार होना होगा। आज के समय में देखेंगे कि एआई आ चुका है। एआई के द्वारा जैसे हम काम जो होते हैं बहुत फास्ट हो रहे हैं, बहुत इजी वे में हो रहा है, वहीं उसका दूसरा ये है कि बहुत सारी नौकरियां उसकी वजह से जा रही हैं। ठीक है, फिर यहां कह रहा है कि एक और परमाणु ऊर्जा जहां बिजली उत्पन्न करने में लगाई जा रही है, वहीं इससे बनने वाले जो परमाणु हथियार है मानव के लिए अत्यंत विनाशकारी हो गए हैं। यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है उससे बिजली उत्पन्न तो हो रही है, लेकिन उससे जो परमाणु हथियार होते हैं उससे दूसरा देश, तीसरा देश, गरीब देश जो है वो डरे समय रहते हैं कि कहीं अमीर देश हमारे ऊपर परमाणु बम न फेंक दे, हमारे ऊपर कोई क्या कहते हैं अटैक न कर दे, जिससे हमारा जो देश है वो बेकार हो जाए, हमारे देश को कोई हानि हो जाए। अतः मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं और सुविधा अनुसार मानवता की भलाई के लिए इनका लाभ उठाना चाहिए, न कि दुरुपयोग कर इनके आविष्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। यानी कि सीधा सा मतलब है कि विज्ञान का हम प्रयोग क्या अपने लाभ के लिए करें, अपने जो है आवश्यकता के लिए करें, न कि किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को खात्मा करने के लिए हम करें। तो ये है विज्ञान के बारे में। ओवरऑल देखेंगे तो विज्ञान के बारे में ही ये पूरा जो अपठित गद्यांश है वो है। अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न यहां पे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में यातायात के द्रुत गति यहां पे देखिए आप आ गया है। द्रुत गति का मतलब ही होता है तेज गति। क्या होता है?
तेज गति होता है। तो यहां पे ध्यान रखिए कि तेज गति के बारे में बोल रहा है कि तेज गति के साधनों के रूप में, तेज गति के साधनों के रूप में किसका उदाहरण दिया गया है। तो तेज गति से कौन कौन चल सकता है? क्या बैलगाड़ी तेज गति चल सकती है? तो बिल्कुल नहीं चल सकती है। घोड़ा गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती है। रथ चल सकता है? नहीं चल सकता है। हवाई जहाज और ट्रेन ही तो चल सकते हैं ना। तो यहां पर द्रुत गति के जो साधन है वह हवाई जहाज और ट्रेन है। तो ये ऑप्शन डी जिनका होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 आपका यहां पे दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार आज के युग में किसकी प्रधानता है। तो जो गद्यांश था वह पूरी तरह से किस पर निर्भर था? विज्ञान पर निर्भर था। और आज का समय क्या है? विज्ञान का ही समय है। आज का युग विज्ञान का ही समय है। विज्ञान में आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको विज्ञान में से प्यार करना होगा। तो विज्ञान के बारे में है पूरा गद्यांश का। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि विज्ञान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विज्ञान शब्द में अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं, सबसे पहले हम उपसर्ग निकालने के लिए हम इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? जो विज्ञान शब्द है इसको हम तोड़ते हैं। तो विज्ञान जो शब्द है इसको हम तोड़ेंगे तो ये देखिए आपका वी हो जाएगा और यहां पर आपका ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। और ये जो वी आप यहां पे शब्द देख रहे हैं, ठीक है, वी जो शब्द यहां पे देख रहे हैं इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। और ये उपसर्ग कौन सी भाषा का उपसर्ग है? तो ये जो उपसर्ग आप देख रहे हैं ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। किसका है? संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और संस्कृत भाषा में आपके अगर हम बात करते हैं उपसर्गों की संख्या कुल होती है 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, 22 उपसर्ग जो हैं वह किस में होते हैं? संस्कृत भाषा में होते हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में होते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीजें मैंने आपको जो हमारी गुरु बैच 2.0 है उसमें मैंने आपको ऐप पे पढ़ाया हुआ है। तो वहां पर भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है? उपरोक्त गद्यांश के आधार पर इनमें से गलत वाक्य का चयन करिए। ऐसा कौन सा वाक्य है जो गलत है? सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पे देखते हैं। इंटरनेट ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया। बिल्कुल, इंटरनेट के द्वारा हम ईमेल कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। ये इंटरनेट के द्वारा हुआ है। परमाणु हथियार विज्ञान की देन है। बिल्कुल, परमाणु हथियार जो है मानव की नहीं बल्कि विज्ञान की ही देन है। मानव ने उसमें अपना एक माध्यम, मानव जो है माध्यम बना है, लेकिन सारा चीज जो है वो विज्ञान की ही देन है। तो ये भी ऑप्शन सही है। विज्ञान ने मानव जीवन को आरामदायक बना दिया है। बिल्कुल बना दिया है। पहले हमारे पास ना एसी था, ना कूलर था, ना फ्रिज था, ना हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी थी, ना हमारे पास बुलेट ट्रेन था, ना हमारे पास कोई स्पीड ट्रेन था। तो आज हवाई जहाज नहीं था। ये सब कुछ विज्ञान की देन है। वैज्ञानिक आविष्कारों से कोई हानि नहीं होता है। तो बिल्कुल हानि होता है। हर पहलू के, हर चीज के, हर कहते हैं ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक लाभ होता है और एक हानि होता है। ये आप लोगों ने गद्यांश से पढ़ा होगा। तो वैसे ही अगर हम कोई भी आविष्कार कर रहे हैं तो उसका लाभ भी होगा और उसका हानि भी होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हानि नहीं हो सकता, हानि भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया गया है 5। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग है ये आपको बताना है। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है ये आपको बताना है। देखिए, अरहर, सारस, नकल और नकेल। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग जो शब्द आपका आता है सबसे पहले अरहर के, अरहर की दाल, अरहर की दाल ये क्या है? पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। तो ये आपका स्त्रीलिंग में आ जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में आता है। दूसरा है सारस। सारस पूरी तरह से ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। क्या है आपका? पुल्लिंग है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप बात समझ में? और बाकी ये दोनों भी क्या है? आपके स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 6। प्रश्न नंबर 6 यहां पे कह रहा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये प्रश्न आपके पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मिलाप ये लिखा हुआ है, मिलाप। अब देखिए ध्यानपूर्वक, हम इसको जब तोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसको तोड़ते हैं तो ये 2 चीजें हमको मिलती है। पहला हमको मिलता है मिल, यानी कि किसी से मिलना, और दूसरा शब्द हमको मिलता है आप। ठीक है, तो जब भी हम उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं तो हम ये न देखिए कि जो हम 2 शब्द हमारे पास आ रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए। अब जिसका अर्थ ही ना होगा वो उपसर्ग नहीं हो पाएगा, ना ही उसका प्रत्यय हो पाएगा। तो यहां पे हमसे पूछा गया है, प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। तो मिलाप में आपका प्रत्यय आप है, तो आप कहां पे है? ऑप्शन नंबर 2 में है।
तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप उस उपसर्ग या फिर प्रत्यय को हल कर रहे होंगे तो जब तोड़िएगा ना किसी भी शब्द को तो उसका दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो आपका सही तरीके से आपने तोड़ा है। अगर सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तो आपका जो तोड़ना है, जो उसको तोड़ रहे हैं शब्द को, ब्रेक कर रहे हैं शब्दों को, ठीक है, वो सही नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे मिल है तो मिल का मतलब मिलना हो गया, आप मतलब हम किसी को बुला रहे हैं तुम या आप कह करके, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 7। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, वाक्य में विशेषण क्या है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, ये वाक्य में आपसे विशेषण पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया गया है। उनकी दिया गया है, उनकी क्या है आपका एक सर्वनाम है, क्या है आपका ये सर्वनाम है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका ये क्या है आपका सर्वनाम है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहां आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर आर्थिक बिगड़ गई है, ये जो आपका बिगड़ गई है ना, ये क्या है आपका क्रिया हो गया, ठीक है, क्रिया हो गया। और ये स्थिति जो है, ये स्थिति क्या है आपका संज्ञा है, क्या है आपका संज्ञा है। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो यहां पर स्थिति क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता क्या है, आर्थिक, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो संज्ञा की विशेषता यहां बता रहा है, तो जो विशेषता बताता है वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो आर्थिक यहां पे क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशेषण। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है। आया बात समझ में, यहां तक क्लियर होगा आप लोग को। तो जब भी कोई भी आपसे वाक्य रहे और वाक्यों में आपसे संज्ञा पूछे, क्रिया पूछे, विशेषण पूछे, तो जब आप परिभाषा आपको याद रहता है तो परिभाषा के द्वारा आप उनको आसानी से हल भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 यहां पे कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान आपको करना है, बस इतना ही आपको कार्य करना है। आया बात समझ में यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दिया गया है इंदुमती, क्या दिया है, इंदुमती आपका दिया गया है। तो इंदुमती जो आपका लिखा गया है वह किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का, यहाँ पे यानी कि ए का जो है वह 4 में चला जाएगा, ठीक है। 11 का समय जो है वह रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद पंडित और पंडिताइन जो लिखा गया है, पंडित और पंडिताइन ये लिखा गया है आपका यहां पर बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। और दुलाई वाली जो है वह गिरिजा दत्त वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, गिरिजा दत्त वाजपेयी जी के द्वारा यहां पर लिखा गया है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 8 में दिया गया है। आया बात समझ में, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। आया बात समझ में, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। एक बार आप जल्दी से यहां पे समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि बंग महिला जो थी इनको राजेंद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजेंद्र के नाम से इनको जाना जाता है। इनका अगर हम पूरा नाम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र बाला घोष इनको पूरा नाम बोला जाता है, राजेंद्र बाला घोष के नाम से यहां पर जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9। कह रहा है कि बीते विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्या है, कौन सा अलंकार ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे क्या कर रहा है आपका, यहां पे कर रहा है कि उषा का जो है उषा का क्या हो रहा है यहाँ पर, उषा में नागरी का क्या हो रहा है, निषेध रहित आरोप लग रहा है। तारा का घट में लग रहा है निषेध रहित, पनघट में अंबर का लग रहा है निषेध रहित, ठीक है। तो ये आपका हम जब निषेध रहित आरोप लगता है तो वह अलंकार आपका रूपक अलंकार होता है। कौन सा, रूपक अलंकार आपका होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यानी कि 4 वह सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 10 पे। कह रहा है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। कपटी मित्र के बारे में यहां पे बोला जा रहा है कि कपटी मित्र किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगले जमाने का आदमी मतलब जो पुरानी सोच वाला व्यक्ति हो, उसको हम अगले जमाने का व्यक्ति करते हैं। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा लड़का जो गरीबी में पला बढ़ा हो लेकिन वह बहुत बड़ा नाम किया हो
अपने दम पर किया हो तो उसे गुदरीलाल कहते हैं। आसीन का सांप यानी कपटी मित्र किसको कहते हैं? जो आसीन का सांप होता है उसे हम कपटी मित्र कहते हैं। भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू का मतलब जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, जो दूसरे के बल पर क्या होता है वह फौंकता रहता है, मतलब दूसरे के बल पर डिंग हाँकेगा, दूसरे के बल पर सब कुछ करेगा, उसको ही भाड़े का टट्टू कहते हैं। तो कपटी मित्र यानी कि जो आसीन के सांप होते हैं उनको ही कपटी मित्र कहते हैं। और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी या फिर जो आपका एनसीईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहां से डाउनलोड जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसमें आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी नॉन डोमेन बैच, टीचिंग अब्रोड का बैच, बीकॉम बीएड का, ये सारे बैच आपको देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपका डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, आपका प्रॉपर गाइडेंस, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी डाउट होने पर आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और अभी अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करते हैं तो 2450 में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है तो सबसे पहले हम पृथ्वी का पर्यायवाची देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपका भू होता है, ठीक है, भू होता है। इसके बाद आपका भूमि होता है, क्या होता है आपका भूमि होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वसुधा होता है, ठीक है, वसुधा होता है। इसके बाद आपका बात करते हैं तो ईला होता है, ठीक है, ईला होता है। तो ये सब क्या है, भूमि की क्या यहाँ पर है, सॉरी पृथ्वी की क्या है आपके पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये है आपका आत्मजा। आत्मजा क्या है, ये बेटी के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, बेटी के लिए यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में, यहां तक क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसा कौन सा समास है जिसमें अंतिम पद जो है आपका वह ऐसा कौन सा समास जिसमें अंतिम पद जो है प्रधान होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अंतिम पद प्रधान होता है तो बताइए भाई कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद का प्रथम पद कोई प्रधान नहीं होता, बस दूसरा पद जो है वही प्रधान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देखिए गुरु दक्षिणा में कि दक्षिणा यहां पे जो है ये क्या है आपका अंतिम पद है, क्या है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद यही क्या है आपका, यही आपका अंतिम पद जो होता है यही आपका क्या होता है, प्रधान होता है। ये क्या है आपका अंतिम पद प्रधान है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। आया बात समझ में। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 13 पे, ठीक है। 13 का यहां पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 का रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी अशुद्ध शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है ये बताना है। तो यहां पे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण अशुद्ध है, प्राप्त अशुद्ध है, प्रदर्शनी है या फिर शासन है। तो आपको यहां पे बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पर्याप्त, ये क्या है आपका, ये अशुद्ध शब्द है। सही शब्द क्या होता है, पर्याप्त होता है। क्या होता है, पर्याप्त होता है, ये सही शब्द है आपका। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, कहते हैं ना, एक किसी के ने कहा था कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो एक दिन इतिहास आप लोग के सामने बदलेगा, बस आप लोग अपनी तैयारी में कोई भी कोर कसर मत छोड़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है आप लोगों का कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। तो 2, 1, 3 तो हट ही जाता है। तो यहाँ पे पहले संधि हम जानते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। संधि जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है वह स्वर संधि होता है, स्वर संधि, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो होता है वह व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि,
ठीक है। तो ये 3 संधियां होती हैं और इनमें आपसे पूछा गया है स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि की जो संख्या होती है वह 5 आपकी स्वर संधियां होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे पहला होता है दीर्घ संधि, ठीक है, क्या है आपका दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि, ठीक है, क्या है आपका गुण संधि। इसके बाद आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ठीक है, क्या है आपका अयादि संधि। इसके बाद जो आपका आता है वह यण संधि, ठीक है, यण संधि। तो ये आपके कुल 5 आपके संधि होते हैं, किसके स्वर संधि के प्रकार होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि संधि के 3 भेद होते हैं और इनमें से स्वर संधि जो होता है इसके 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है वह दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा अयादि संधि और 5वां यण संधि होता है। हो सकता है कहीं क्रम जो है आपका इधर से उधर हुआ हो, लेकिन ये 5 ही आपकी संधि होती है, मतलब स्वर संधि होती है, ठीक है। आप बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। तो बोल रहा है कि मोर हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, वत्स हो गया। वत्स अगर हम अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि जो है आपका क्या है तत्सम है, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम तद्भव देखें तो तद्भव क्या हो जाएगा आग हो जाएगा, ठीक है, तद्भव आग हो जाएगा। वायु का हो जाएगा हवा हो जाएगा। वत्स का जो होता है वह शिष्य हो जाएगा। वत्स मतलब जो छात्र होता है, ठीक है, छात्र या फिर आपका शिष्य हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मोर जो है, ये मोर आपका नहीं है, मोर यहां पर तत्सम नहीं है बल्कि इसका मयूर होगा। क्या होगा मयूर, ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर 1 जो है आपका सही है कि यह तत्सम शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है और मयूर जो है आपका वह क्या है तत्सम शब्द है। आया बात समझ में? यहां तक तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया हो उसको ही हम लोग तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? ऐसा शब्द जो संस्कृत से रूपांतरित होकर के हिंदी में आया हो उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। आया बात समझ में? चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 16। करा की प्रतिक्षण की शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी उपसर्ग और प्रत्यय पूछे तो आपको दोनों को तोड़ देना है। क्या कर देना है? तोड़ देना है। तो प्रतिक्षण दिया गया है, प्रतिक्षण, ठीक है, प्रतिक्षण दिया गया है तो इनको आप तोड़िए। तो इसमें होगा सबसे पहले प्रति हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्षण हो जाएगा। तो प्रति यहां पे क्या है? प्रति आपका उपसर्ग है। क्या है आपका? प्रति उपसर्ग है। और ये किस प्रकार का उपसर्ग है? ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। किसका है? संस्कृत भाषा का आपका ये उपसर्ग है। आया बात समझ में? चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न करा कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो वक्ता किसे कहते हैं? वक्ता का मतलब जो अपनी बातों को बहुत चतुराई से रखे, जो अपनी बातों को रख सके, उसको हम वक्ता कहते हैं। वाचाल जो बहुत बोलता हो, वक्ता बहुत नहीं बोलते हैं। वक्ता जो है वह बहुत ज्यादा आपके नहीं बोलते हैं, बस वो क्या करते हैं अपनी बातों को रखते हैं। वाचाल का मतलब जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। मितभाषी का मतलब होता है जो कम बोलते हैं, जो कम बोलते हैं, ठीक है, जो कम बोलते हैं उनको हम मितभाषी कहते हैं। और मृदुभाषी जो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी। यहां तक क्लियर सभी को? यहां पर अगर क्लियर है तो जल्दी से आप यहां पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद यहां पे प्रश्न नंबर 17 के बाद आपका आता है यहां पे 18। करा कि जाति का विलोम शब्द क्या होगा? जाति का मतलब क्या होता है? जो अपने समान हो, जो अपने समान हो उसको हम जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम जाति के नाम से जानते हैं। लेकिन जो अपने जाति का न हो उसको हम विजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजाति। जो अपने जाति का न हो उसको हम विजाति बोलते हैं। इसके बाद यहां पे आता है प्रश्न नंबर 19। कराय के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन किसी और का नहीं बल्कि यह है आपके भरत मुनि जी का। भरत मुनि जी ने जो है रस में स्थायी भाव की जो संख्या है, ठीक है, स्थायी भाव की जो संख्या है, स्थायी भाव, इसको 8 माना है। ठीक है, इसको इन्होंने 8 इनकी संख्या माना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। कई बार पूछा भी जाता है कि जो आचार्य भरत मुनि हैं इन्होंने स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी है? तो 8 स्थायी भाव की संख्या इन्होंने माना है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि यह राम की किताब है, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो देखिए कारक की बात करते हैं तो कारक की संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है।
ठीक है। अब यहां पे जो पूछा गया है यह राम की किताब है, यानी कि यहां पे संबंध के बारे में पूछा जा रहा है, तो संबंध बोधक कारक के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? संबंध बोधक के बारे में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह राम की किताब, यानी कि जहां पर भी संबंध बोधक जो आपका होता है, संबंध बोधक, इसमें का की के होता है, जिसे कर्ता ने कर्म को करण से। उसके बाद आपका जो है 7वें नंबर पे देखेंगे, सॉरी 6वें नंबर पे देखेंगे तो संबंध का की के रहता है। तो यहां पर की लगा हुआ है, ना, राम का जो है, यह राम की किताब है, किताब और राम का जो है कौन इसको जोड़ रहा है, इसका कारक क्या है, यहां पर की लगा हुआ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी को नया आयाम देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए जो भी कोर्सेस उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें आप कोई भी डाउट हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे ऐप को जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो आज ही ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आप अपने एक्सेस को ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 का रहा है कि बनारसी दास जैन रचित अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आत्मकथा है, ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा है, पहली आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? आत्मकथा है। तो 21 का यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 21 का 4 ऑप्शन है कि ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? अर्ध कथानक। आया बात समझ में? जो कि रचना किसके द्वारा किया गया है? बनारसी दास जैन जी के द्वारा किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 22 का। दिया गया है कि निम्नलिखित में से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। पत्र लेखन के बारे में आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई भी गया है, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्र लेखन की विशेषता क्या नहीं है। सरल और भावशैली होना चाहिए, बिल्कुल जब भी हम पत्र लिखते हैं तो बहुत ही सरल भाव में उसको लिखना चाहिए। विचारों की सुस्पष्टता, यानी कि विचार हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अनपेक्षित विस्तार, यानी कि हम उसमें विस्तार नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार करने कोई तथ्य नहीं होता है, तो हम यहां पर कर सकते हैं कि आपका क्या होना चाहिए, आपका अनपेक्षित विस्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य पूर्ण आपका होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए आप जो है इसको लिख रहे हैं, और बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ही संक्षिप्त आपका पत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आप बात समझ में? अब आते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है यहां पर 23, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि 23 प्रश्न ही आपके हिंदी भाषा और साहित्य में पूछे जाते हैं। तो इसको मिलान करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिलान करने वाला आपका, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें यहां पर साहित्य दर्पण, तो साहित्य दर्पण जो है यह विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद काव्य प्रकाश जो है मम्मट जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं आपका नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया। अभी भरत मुनि जी के बारे में मैंने बताया भी था कि ये इन्होंने जो है रस की स्थायी भाव की संख्या 8 बताई थी। चंद्रालोक जो है वह जयदेव जी के द्वारा लिखा गया है। आप बात समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है वह दूसरा ऑप्शन आपका मिल रहा है। तो इस प्रकार से कुल यहाँ पे आपके 23 प्रश्नों का आंसर आपको मिल चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।